हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे एसआर कोचिंग क्लासेस में। और आज का जो सेशन है, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी स्पेशल जो टीजीटी है, होने वाला है हमारा आई थिंक अप्रैल या मई में। तो उसका हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज से टेस्ट सीरीज़ का। उसमें से आज पहला टेस्ट है जो आप यहाँ पर देखने वाले हैं, और ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप हर एक टेस्ट में 30 क्वेश्चंस मिनिमम पाएंगे, और इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया गया होगा जो बेसिकली ही अति संभावित प्रश्न है, या फिर जिस तरीके से पैटर्न चल रहा है आप देख रहे हैं उस पैटर्न पर बेस्ड, एकदम नया पैटर्न, उसी के बेस्ड पर क्वेश्चंस की फ्रेमिंग है। देखिए, हमारा जो टेस्ट रहेगा बेसिकली आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखेंगे तो उनसे अलग रहेगा, और हम आपको उस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराते हैं जिनको देख करके आप खुश हो जाएंगे, अरे हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। तो मैं वो क्वेश्चंस का जो है कलेक्शन नहीं रखता हूँ जो कहीं पर पूछे जा चुके हैं या फिर जो मार्केट में किताबें चल रही हैं वहाँ से। ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको यूनिक ही प्रश्न मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं आपको वही प्रश्न दूंगा जो हर मार्केट में है, हर बच्चे को ओरली पता है, या फिर हर यूट्यूब चैनल वाले वैसे लगवा रहे हैं, तो फिर आपको कुछ नया नहीं मिलने वाला है, और कुछ नया मिलेगा नहीं, नया करेंगे नहीं, तो फिर आपका सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए, कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए 30 to 40 क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी आते हैं। उनको देख करके हम बोलते हैं अरे हाँ, मतलब इतना तो मुझे आता है। तो उसके आधार पर हम किसी भी पेपर को ये नहीं कह सकते हैं कि ईजी आया है, क्योंकि असली शुरुआत शुरू होती है, मैं हर बार यही बोलता हूँ, 80 से, यानी कि 81, 82, 83, यहाँ से जो है एकदम ऐसा लग रहा प्राण बाहर आ गए हों, है ना। एक एक नंबर स्कोर करने में 80 के बाद तब पता लगता है कि कितना तुमने अलग पढ़ा है, वरना 70, 70, 80 तक आदमी नॉर्मल कर ही लेता है। तो इसका मतलब अभी आप देख रहे हैं आजकल का ट्रेंड, इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया तो होने वाला है नहीं। लगभग आप मान के चलिए, अगर आपका 100 नहीं हुआ इस बार तो फिर आपका होगा नहीं सिलेक्शन, ये कंफर्म है। लास्ट ईयर हमको लग रहा है 96 में कट ऑफ गई थी ऐसे टीजीटी की, तो इस बार 100+ ही मानिए आप, तभी आपका सिलेक्शन होएगा। और 100+ लाने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर वही मार्केट में किताबें दौड़ रही हैं, वही यूट्यूब चैनल लगा रहे हो, वही तुम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सेट लगा रहे हो, तो उससे होने वाला कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि आपका बेस तैयार हो जाएगा, और बेस तैयार भी होना चाहिए। तो जिस बंदे का बेस तैयार नहीं है तो फिर वो उस पर कुछ हो भी नहीं सकता। तो पहले तो आप बेस तैयार कीजिए, ठीक है ना। जो बेसिक क्वेश्चन था उनको तैयार कीजिए, उसके बाद में आप अपर लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। इस बात को आप अपने जहन में अच्छी तरीके से उतार लीजिए, वरना फिर पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और नाम ढूंढते रह जाओगे कि हम कहाँ चले गए। इसलिए कुछ अलग पढ़ो, अलग सोचो, अलग समझो। इस टेस्ट को लगाने के बाद में आपको समझ में आएगा कि कितना हमें पता है, कितना नहीं पता है। जो बच्चे हमारे साथ टेस्ट लगा रहे हैं वो तो आसानी से मान लीजिए कर ही लेंगे, और जो नए लोग हमारा वीडियो देखेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका 1 by 1 करके स्क्रीन पर आएगा, पॉज कीजिए और फिर उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको कितना उसमें से आता है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं आपको रियलाइज़ कराता हूँ कि अभी आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है। और बाकी देखिए, बहुत सारी किताबें मार्केट में टेस्ट सीरीज़ वाली अवेलेबल हैं, लेकिन समस्या वहाँ पर एक ये है कि वो लोग विदाउट सिलेबस देखे हुए, मतलब कहीं से भी कुछ भी कट पेस्ट करके बना देते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं, उनको केवल मार्केट में बेचने से मतलब है। टेस्ट सीरीज़ वो लगाइए, कहीं भी लगाइएगा जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो, एकदम जहाँ से आपको कुछ मिले वहीं पर टाइम खर्च करना है अपना, अननेसेसरली कहीं नहीं। कहीं भी किसी भी टीचर के साथ पढ़िए, टीचर सारे बढ़िया होते हैं, बस आपके हिसाब से जो बैठ जाए वो सबसे बढ़िया है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना वेस्टेज ऑफ टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर लिखा है, ऑन हुज रिक्वेस्ट जॉन मिल्टन पब्लिश्ड पैराडाइज रिगेंड। अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि भैया जी किसकी रिक्वेस्ट पर जॉन मिल्टन जी ने पैराडाइज रिगेंड को पब्लिश किया था। तो इसके पास ऑप्शंस आपके सामने हैं, कैथरीन वुडकॉक, दूसरा ऑप्शन है एलिजाबेथ मिशेल, तीसरा है हिज डॉटर, एंड चौथा है हेनरी लुइस। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा हेनरी लुइस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो लोग मैं बोल रहा हूँ अपना बाद में पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं, लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन बेसिक है। इसमें पूछा गया हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन अ पैराडाइज रिगेंड। तो ऑब्वियसली हम सबको पता भी है कितनी इसमें बुक्स हैं, तो बुक्स हैं इसमें 4, ठीक है ना, 4 बुक्स हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सैमसन एगोनिस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन देखो बनते हैं, एक ही वर्क है लेकिन इस तरीके से पूछ लिया गया है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसमें लिखा है कि इट वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्स, पहला ऑप्शन है। दूसरा है
इट्स अ क्लोसेड ड्रामा, ऑप्शन नंबर बी है ये, ऑप्शन नंबर सी है इट फॉलोज द क्लासिकल रूल्स, और ऑप्शन नंबर डी है इट्स नॉट इन ऑटोबायोग्राफिकल नेचर। तो कौन सा इसमें सही आंसर होगा? जो टीजीटी वाले हैं उनको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में पता होना चाहिए, जबकि मैंने अभी इसका पब्लिकेशन डेट पूछा नहीं आपसे, है ठीक है ना। पब्लिकेशन डेट भी आपको याद रखनी है, वो भी ऑप्शन में आ सकता है लेकिन कभी सिंगल स्टेटमेंट में नहीं आएगा। तो देखिए, देखते हैं, ये ब्लैंक वर्स में है, ये भी सही आंसर है। ये क्लोसेड ड्रामा है, ये है। क्लोसेड ड्रामा क्या होता है आपको पता होता है, जिसको केवल रीड किया जाता है, परफॉर्म नहीं किया जाता स्टेज पर, वो क्लोसेड ड्रामा होता है। आप मुझे 2 क्लोसेड ड्रामा के एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन से क्लोसेड ड्रामा है। 2 एग्जाम्पल्स हम बताएंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये क्लासिकल रूल्स को फॉलो करता है, बिल्कुल फॉलो करता है। क्लासिकल रूल्स का मतलब यूनिटीज़, इसमें यूनिटी है, टाइम प्लेस एक्शन तीनों यूनिटीज़ हैं, इसलिए क्लासिकल रूल्स को फॉलो करता है। उसके बाद में है ये लिखा है इट्स नॉट इन ऑटोबायोग्राफिकल नेचर, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है, नॉट नहीं, ये ऑटोबायोग्राफिकल नेचर में है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पढ़ लो मुन्ना, पढ़ लो मेरे लाल। तो देखो यहाँ लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, लिखा है हु रोट दीज लाइन्स, आई फ्लाई अ फ्लैग इन एवरी सी राउंड द ओल्ड अर्थ ऑफ लिबर्टी, आई एम द लैंड दैट बोस्ट अ क्राउन। ये सिंगल लाइन भी आ सकती है, यहाँ पर भी ध्यान देना। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये लाइन्स जो हैं वो बेसिकली किसने लिखी हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, नंबर 1 पे मिल्टन, नंबर 2 पे शेक्सपियर, नंबर 3 पे गाल्सवर्दी एंड नंबर 4 पे वर्ड्सवर्थ। ये चारों के चारों राइटर आपको पता है, आपके टीजीटी सिलेबस से ही है, तो इसमें मैंने कोई फालतू राइटर नहीं रखा है, क्योंकि फालतू राइटर अगर मैं रखता तो जो स्मार्ट बंदे हैं वो पहले से एलिमिनेट कर देते, वो जान जाते यार ये तो है ही नहीं, है कि नहीं। तो इतना भी आपको दिमाग रखना है, अगर 4 राइटर के अलावा कोई 5वां है तो वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, इसलिए उसको बाहर कर देना पहले से, वो तो आंसर में होगा ही नहीं। तो इन लाइन्स को लिखा गया है, इन लाइन्स को लिखा है गाल्सवर्दी ने, ठीक है। ये सिंगल लाइन आपको याद भी रखनी है, आई एम द लैंड। तो यहाँ पर आई एम द लैंड किसके लिए लिखा गया है बेसिकली है, किसको रेफर कर रहा है, तो मैं आपको वर्क बता दे रहा हूँ, वहाँ से ली गई लाइन, इंग्लैंड टू फ्री मैन, फ्री मैन, ठीक है। ये एक पोएम है गाल्सवर्दी की, वहाँ से लाइन्स ली गई हैं, तो ऑब्वियसली ये इंग्लैंड को रेफर कर रहा है, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ लिखा है कि विच वर्क डजंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ 6 शॉर्ट प्लेस। ये ध्यान देना है, ये एक इस पे 2 क्वेश्चन बना दूंगा मैं बाय गाल्सवर्दी, ठीक है ना। अभी इसमें प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो इनका 6 शॉर्ट प्लेस वर्क है उसके अंतर्गत कौन सा वर्क नहीं आता है, ठीक है ना। बाकी आपको पता है इन्होंने बहुत सारे प्लेस, नॉवेल्स और पोएम्स लिखी हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कौन सा नहीं आता, पहले इस पर बात करेंगे, फिर आपको एक अलग तरीके से क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे, ठीक है ना। नंबर 1 पे है पंच एंड गो, नंबर 2 पे है द लिटिल मैन, नंबर सी पे है हॉलमार्क, नंबर डी पे है डिफीट। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है कि कौन सा इसकी कैटेगरी में नहीं आता है। तो देखिए, आप देखेंगे अगर पहली नज़र में तो आपको तो चारों लगेंगे क्योंकि चारों हैं, लेकिन आपको यहाँ सही से ध्यान से देना है, यहाँ पर लिटिल मैन लिखा हुआ है, जबकि मैन नहीं है, ये मैन है। तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बस पढ़ लिया लिटिल मैन और आपने लगा दिया, या फिर कहने लगे ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा नहीं। मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बता रखा हूँ कि जब भी कोई प्रश्न मुझे बहुत ही ईजी लगता है तो आप मान के चलिए कि उसको इतना हल्के नहीं लेना है, 1 बार या 2 बार उसको सही से पढ़ना है, कि ऐसा तो नहीं कि शब्दों में हेर फेर कर दिया हो, ये भी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहीं पर क्या था, स्पेलिंग एरर थी, तो यहाँ पर मैन नहीं मैन होना चाहिए। बाकी ये सभी के सभी पंच एंड गो, द लिटिल मैन, हॉलमार्क और डिफीट, ये सभी के सभी आपके 6 शॉर्ट प्लेस में आते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब इंडिविजुअली प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु रोट द सन। ये अभी आप ये समझ लीजिए, इसका जिसने आंसर दे दिया तो ये मान के चलिएगा उस बंदा जो है वो अच्छे से पढ़ रहा है या फिर उसने अच्छे से पढ़ाई की, क्योंकि ये अभी तक का एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में है मिल्टन, ऑप्शन नंबर बी में है शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर सी में है गाल्सवर्दी, ऑप्शन नंबर डी में वर्ड्सवर्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गाल्सवर्दी। इस प्रश्न को जब आपने पहली बार देखा होगा तो आपको थोड़ा सा लगा होगा कि यार इसमें तो सोचना पड़ जा रहा है कि नहीं है। तो थोड़ा सा एनालिटिकल चीज़ों को देखिए, एनालिटिकल वे में पढ़िए, तब सही हो पाएगा सब कुछ। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, हु पर्सोनिफाइज द वर्च्यू दैट इंटरवेंस इन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, मतलब इसमें जो है प्रश्न ये पूछ रहा है हु पर्सोनिफाइज द वर्च्यू,
ऐसा कौन सा जो है इसमें जो है पर्सोनिफाई कर रहा है वर्चू को, दैट इंटरवेंस इन मिल्टन्स ऑन इज ब्लाइंडनेस। ऑन इज ब्लाइंडनेस में ऐसा कौन सा वर्चू की जो है स्पेशली बात की गई इसमें है, तो क्या इसमें होप है, क्या पैसेंस है, क्या चैरिटी है, क्या ऑनर है, तो इसमें स्पेशली है पैसेंस। पैसेंस को जो है स्पेसिफिकली यहाँ पर बात की गई है, टारगेट किया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपके सामने, हु रोट, ये किसने लिखा है, टू लीव अ लाइफ हाफ डेड एंड अ लिविंग डेथ। ये किसकी लाइन है, किसने लिखा है और कहाँ से लाइन ली गई, ये भी आपको बताना। अगर आपको पता है तो तब तक कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तब तक हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है मिल्टन है, ऑप्शन नंबर बी है वर्ड्सवर्थ है, ऑप्शन नंबर सी फिर गाल्सवर्थ है, ऑप्शन नंबर डी शेक्सपियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये मिल्टन ने लिखा है और ये इनका जो वर्क है क्लोसेट ड्रामा सैमसन एगोनिस्ट, वहाँ से इस लाइन को लिया गया है, ठीक है। चलिए बेहतरीन, यू आर वेरी स्मार्ट। अगला है, विच इज नॉट एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सैमसन एगोनिस्ट। कौन सा भैया एक्सट्रैक्ट नहीं लिया गया है सैमसन एगोनिस्ट से, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऐप वर्ड्स हैव पावर्स टू सॉल्व द ट्यूमर्स ऑफ अ ट्रबल्ड माइंड, ए हो गया। दूसरा है, वाइजेस्ट मैन हैव इरेंडेड बाय अ बैड वुमेन बीन डिसीव्ड, तो ये ऑप्शन नंबर हो गया बी। ऑप्शन नंबर सी है, जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफाइड टू मैन, और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से ऐसी कोई भी लाइन नहीं है, ठीक है। तो क्या इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा नन। ऊपर जितने भी दिए गए ऑल आर करेक्ट, सभी लाइन दी गई सैमसन एगोनिस्ट से, इसमें और ऐसा कोई वर्क नहीं है जिसकी लाइन्स यहाँ पर दी गई हो, ठीक है। तो ये तो आप पकड़ ही सकते हैं कि वीमेन बीन डिसीव्ड, तो इसमें तो धोखा देती है डेलिया, वही है। और ये ट्रबल्ड माइंड जो है बेसिकली वह भी लग रहा है वैसे ही है, बाकी ये तो उसका थीम है ये वाला। और इसको देख करके बहुत सारे कंफ्यूज जाएंगे, पैराडाइज लॉस्ट लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना। आगे खोल बतासा खाना बना नाक में जा सकता है। अगला है, इन विच वर्क मिल्टन कॉल्ड विक्ट्री एंड ट्रम्फ टू द सन ऑफ गॉड। ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें मिल्टन महोदय जी ने विक्ट्री और ट्रम्फ को क्या बोला है, सन बोला है गॉड का। तो क्या वो पैराडाइज लॉस्ट है, क्या वो पैराडाइज रिगेंड है, क्या वो सैमसन एगोनिस्ट है, या फिर वो कॉमर्स है। तो ध्यान देना है, विक्ट्री एंड ट्रम्प बोला गया है पैराडाइज रिगेंड में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लगा लो इसको, चिपका लो। अगला है आपके सामने, हु इंट्रोड्यूस्ड इनटू विक्टोरियन इंग्लैंड द व्यू ऑफ फ्रेंच एस्थेटिसिज्म। कहने का मतलब है, ये जो फ्रेंच एस्थेटिज्म था बेसिकली इसको विक्टोरियन इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया। क्या वो ऑस्कर वाइल्ड हैं, क्या वो वॉल्टर पीटर हैं, क्या वो वोल्डेयर हैं, क्या वो थियोफाइल ग्यूटार हैं। ये सब के सब आप नाम देख रहे हैं, सब के सब एस्थेटिज्म से एसोसिएटेड हैं। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि इंग्लैंड में, विक्टोरियन इंग्लैंड में कौन इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो यहाँ इसके आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको छाप लो मेरे लाल, इसको कोई डाउट हो तो सीधे सीधा एम.एच. अब्राहम की किताब देख ले जाकर के, बिल्कुल सीधा वहीं दिख जाएगा आपको, ठीक है, ज़्यादा मोह में नहीं। अगला है, इन विच वर्क द टर्म अफेक्टिव फैलेसी वाज प्रिंटेड। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है वर्बल आइकन, ऑप्शन नंबर बी है प्रॉब्लम्स इन द फिलॉसफी ऑफ क्रिटिसिज्म, ऑप्शन नंबर सी द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1923 बाय आर्चर्ड, एसेज ऑन आर्ट एंड एस्थेटिक। ये तो इसका सही आंसर होगा द वर्बल आइकन, ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलेगरी। इसमें से एलेगरी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है पूछा गया है, ये कई बार पूछा जा चुका है, आप पूछते भी हैं इस तरीके से प्रश्न। तो आपको ध्यान देना है, पिलग्रिम प्रोग्रेस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी द फेरी क्वीन, ऑप्शन नंबर सी गॉलिबर्स ट्रेवल्स एंड ऑप्शन नंबर डी नन। तो भैया जी ऑप्शन नंबर ए जो है ये भी है, पिलग्रिम प्रोग्रेस ये भी है एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर बी द फेरी क्वीन ये भी है, ऑप्शन नंबर सी गॉलिबर्स ट्रेवल्स ये भी है एलेगरी का एग्जाम्पल। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, इसमें लिखा है इन विच पीरियड एग्जाम्पलम वाज फेमस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पलम एक लिटरेरी टर्म है, एम.एच. अब्राहम की किताब से सीधा लिया गया है। ध्यान देना है, ये किस पीरियड में फेमस था, तो आपके सामने है एंग्लो सैक्सन पीरियड में, मिडिल पीरियड में, एलिजाबेथन पीरियड में, या फिर विक्टोरियन पीरियड में। तो इसका सही आंसर होगा बी, मिडिल इंग्लिश पीरियड। आगे बात करते हैं, लिखा है ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल। ये पूछा गया है एक स्टेटमेंट दे करके कि ये किसका एग्जाम्पल है। ग्रीड जो होती है वो सभी बुराइयों की जड़ है, किसका एग्जाम्पल है, तो क्या वो ये पैरेबल में आएगा, क्या वो एग्जाम्पल में आएगा, क्या वो फैबल में आएगा, क्या वो प्रोग्राम में आएगा। दिस इज द मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। कोई भी अगर करेगा तो इसमें 110% जो है गच्चा खा जाएगा, गड़बड़ कर देगा।
क्योंकि सभी एक ही जैसे लग रहे हैं, तो इसका आंसर होगा एग्जाम्पलम, क्योंकि ये सीधा सीधा एम एच इब्राहिम की किताब में लिखा है, बिना कुकू कुकू में दिक्कत, तो सीधा वहीं चक्कर लिया कर, एकदम करेक्ट एग्जाम्पल दिया गया वहाँ पर सीधा, ठीक है, लिवर लिवर नहीं। आगे देखते हैं 17 नंबर पर, विच वर्ड इज अल्टरनेटिव टर्म फॉर एटमॉस्फियर। ये भैया नोट कर लो, इस बार का चांस है कि ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो लगाओ इसको, छाप दो इसको, छाप दो भाई, छाप दो। एटमॉस्फेयर के लिए दूसरा वर्ड बताओ, क्या वो एनवायरनमेंट है, क्या वो मूड है, क्या वो माइंड है, क्या वो प्लॉट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मूड। मूड इज द राइट आंसर, ठीक, फॉर एटमॉस्फेयर। अच्छे से पढ़ना। आगे बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा है विच इज द फोर्थ पोएम आउट ऑफ 5 लूसी पोएम्स। लूसी पोएम्स आपको पता है टोटल कितनी है, तो एक तो ये नंबर याद रखना, टोटल कितनी बताई गई हैं, 5। तो हाउ मैनी लूसी पोएम्स आर देयर इन नंबर, तो आंसर हो जाएगा 5। इसमें से कौन सी है, तो चौथे नंबर की पूछी गई हमसे है, तो याद रखना 3 years शी ग्रीव, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट। पांचों पोएम आपको सही से ऑर्डर में लगा लेनी है, घर में बैठ करके पूछा जा सकता है। विच इज नॉट द थीम ऑफ लाडोमिया। देखो ये जो है बेसिकली एक क्लासिकल वर्क है ना। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या वर्ड्सवर्थ के वर्क में हेलेनिज्म देखने को मिलता है ना, अगर हम इस तरीके से बना दें, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ हेलेनिज्म, तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा। हेलेनिज्म है कहाँ है? लाडोमिया में है, ठीक है ना, पढ़ना सही से तो पता लग जाएगा। तो इसका थीम इनमें से कौन सा नहीं है, तो भैया जी लव एंड लॉस है, तो भैया जी है। ड्यूटी एंड रिस्ट्रेंट की बात की गई तो ये भी है। मॉर्टैलिटी एंड ट्रांसीडेंट की बात की गई है, क्योंकि ये लाडोमिया बोलती है उसको जो है वो बोलता है कि चलो हम लोग आफ्टर लाइफ मिलेंगे चल करके ऊपर, तो वहाँ पर भी बात बोली गई है। क्या डिवाइन एंड फिजिकल है, तो फिजिकल एकदम नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे है विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ होल्ड्स द थीम ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बनाइजेशन। ये देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि कहीं छापे कहीं हो, ये भाई मैं खुद बनाया हूँ अपने आप, बहुत गहन अध्ययन करने के बाद में, चीज़ों को समझने के बाद में, टाइम लगता है बनाने में, खुद का बनाया हुआ है, और प्रश्न ऐसे बनेगा। और ऐसे अगर बना दिया तुम्हारे जो सीडी बैठ जाएगी तुम्हारी, अब ढूंढते रह जाओगे यार ये तुमने आज तक पढ़े नहीं किसी किताब में, इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बनाइजेशन कहाँ है, कैसे कहाँ जा गया ये, तो सही से पढ़े होगे तब ना आएगा अल्लाह समझ में। तो यहाँ देखो सॉलिड रिपोर्ट में है, बिल्कुल नहीं है यार, रूरल वाली बात कर रहे हैं इसमें। माइकल में है, लिरिकल बैलेड में है, डायनेस्टी में नहीं। माइकल है पूरा, क्योंकि ये लड़के को भेजता है बाहर जो है वहाँ शहर में जाता है, वहीं सब जो है अयासी करने लगता है, और उसका लड़का मम्मा पापा जो हैं बेचारे भरोसे में बैठे रहते, लल्ला आएंगे लल्ला जो है बताने के गायब हो गए हैं। तो जैसे आज समाज में देख लो, माँ बाप पढ़ाने के लिए भेजते हैं लड़के को दिल्ली इलाहाबाद, वो सोच रहे हैं लल्ला हमारे पढ़ रहे हैं, लल्ला कहीं और मस्त है ना। तो ये चीज़ दिखाई गई है, ये हमारे और आपके लिए है, पढ़ के सीखो कुछ। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा माइकल, ठीक है, चलो वेरी गुड, यू आर सो स्मार्ट। अब यहाँ पर थोड़े ग्रामर के क्वेश्चन देख लेते हैं। ही वॉज डिस्पेयर्ड, देखिए आपको पता है हमारे ग्रामर में, स्पेशली टीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो टीजीटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं, और उसमें अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि अप्रोप्रिएट वर्ब के साथ में अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन अगर आपको सही से नहीं पता किस वर्ग के बाद कौन सा आएगा, तो फिर वो आप गलत कर देंगे, क्योंकि उसमें कुछ भी घटा बढ़ा नहीं सकते हो, समझो। तो यहाँ देखो, ही वर डिस्पेयर्ड हर डॉटर्स अर्ली मैरिज। अब वो डिस्पेयर्ड था अपनी लड़की की जो जल्दी शादी होगी उसको लेकर के, तो डिस्पेयर्ड ऑफ आएगा कि फॉर आएगा कि एट आएगा कि ऑन आएगा, तो यहाँ पर आएगा ऑफ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है मोहन वर्क इन अ फैक्ट्री एंड डाइड ओवरलोड वर्क। अब इसमें क्या ड्यू आएगा, क्या बाई या फ्रॉम या ऑफ? तो वैसे तो आपको पता ही है भैया जी, जो पढ़ रहे हैं उनको सब पता होगा कि डाई ऑफ आएगा, कि डाई फ्रॉम आएगा, कि डाई बाई आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? ओवरलोड वर्क की बात कर रहा है ना, किसी डिसीज की बात नहीं कर रहा है। डिसीज की बात कर रहा होता तो भैया जी ऑफ आता, ओवरलोड वर्क से मरा तो इसलिए क्या आएगा? फ्रॉम आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो भाई, अगला है पिन मनी। अभी देखो इसमें एडीएम फ्रेज आपको वैसे नहीं मिलने वाले हैं जो हमारे इतने से रट्टा मार रहा हूँ। ये मैं एडीएम फ्रेज जो बनाए इसमें एकदम अलग इनका स्टैंडर्ड है, वैसे नहीं दिखेंगे आपको, है ना। पिन मनी में क्या है फटाफट देखो, क्या अलाउंसेस है, क्या ब्राइब है, एलिमनी है, गिव मनी फॉर शॉपिंग। तो भैया जी आदमी कौन सा लगाएगा पिन मनी का मतलब? सोचेगा कि अगर जिसको नहीं पता है वो सोचेगा कि यार पिन का मतलब चोरी छुपे वाली होगी, यानी कि लगाओ कर रहे से ब्राइब, है ना, घूसे होगा। तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ शॉपिंग के लिए पैसा दिया जा रहा है भैया जी, जैसे
घर में दिया जाता है पैसा, तो आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक है ना, इसको छापो, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, स्पीक एंड स्पेन है, यहाँ पर भी इडियम है, इससे पूछा गया है कि डिसऑर्डर है या फिर ऑर्डर है या फिर स्कैटर्ड है या फिर पाइल्ड है। देखो हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत मैं क्लोज देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि तुक्का लगाने की भी संभावना मैं खत्म कर देता हूँ। जिसको एकदम एक्यूरेसी के साथ में पता है तो वो वही सही कर पाएगा, वरना लेवल करते रहो इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता है भैया जी इन ऑर्डर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट, देखते हैं हेरेक्टिक इस सिनोनिम्स का पूछा गया है, ये क्या है तो आपको पता होना चाहिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ऑर्थोडॉक्स है, ऑप्शन नंबर बी में नॉट हैव फेथ इन रिलेशनशिप, एंड ऑप्शन नंबर सी नॉट हैव फेथ इन रिलीजन, ऑप्शन नंबर डी नॉट हैव फेथ इन मॉरल्स। एंड व्हाट इज द राइट आंसर? द करेक्ट आंसर इज नॉट हैव अ फेथ इन रिलीजन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now let's move ahead to the next question. The 26th question is on our screen. The question has been asked, fit to drink. What is the one word for fit to drink? There are 4 options. Option number A, it's potable. Option number B, it's edible. And option number C, it's drinkable. And option number 4, it's repeatable. Then the correct answer will be option number A. This is potable, right? चिपका लेना मेरे भाई। अगला है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 is on our screen. The question is asking, a squirrel's home. You have 4 options to choose. Option number A, dry piece. Option number B, it's dry. Option number C, hanger. And option number D, optic. Then what is the correct option? The correct answer is dry. Then option number B is the correct answer. ठीक है ना, चलो भाई यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में, he remembered after he left the office that he had not sent the EOD reports is an example of. इसमें कौन सा भैया जी क्लॉज पूछा है? क्लॉज तो पेपर में हमारे क्लॉज आती है, क्या इसमें एडवर्ब क्लॉज है, क्या नाउन क्लॉज है, क्या एडजेक्टिव क्लॉज है, और या फिर ये सिंपल सेंटेंस है? तो इसका सही आंसर होगा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, कंजक्शंस पढ़ो सही से तब समझ में आएगा भैया जी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 29, आई होप whoever finds my phone will return it in the sentence I hope whoever finds my phone will return it। इसमें क्या है, ये कौन सी क्लॉज है, इसको बताना है आपको। तो इसमें आदमी क्या लगाएगा, क्या हो सकता है? नाउन क्लॉज हो सकता है, कि एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज हो सकता है, या फिर इसमें कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है। द करेक्ट आंसर इज ए, नाउन क्लॉज। और अब ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का लास्ट सवाल। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो कमेंट करें, शेयर करें धड़ाधड़। अगर ज़्यादा हमारे पास सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, शेयर ज़्यादा करेंगे, तभी मैं अगली सीरीज लेके आऊँगा। उस अन्यथा की स्थिति में बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोगों को भी तो मोटिवेशन चाहिए भाई। इतना टाइम आपके लिए निकालते हैं, हम टेस्ट सीरीज बनाते हैं, फिर यहाँ पढ़ाते हैं, हमारे पास वैसे भी इतना एक्टिव शेड्यूल है, उसमें से हम आपके लिए इतना कर रहे हैं। तो आप हमारे लिए इतना कर दीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ेंगे, है नहीं? आपको जाएगा नहीं, आपको केवल एक बटन दबाना है, बस लेटे लेटे क्या करना है भाई। तो काहे नहीं दबा रहे हो, दबाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 है या लास्ट है, आई डोंट माइंड इफ यू आर बिजी। तो इसमें क्या लगाएंगे? आदमी लगाएगा क्या? टू वेट लगा सकता है, या फिर टू हैव वेट लगाएगा, या फिर टू हैड वेट लगाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या होएगा? आंसर होगा वेटिंग। तो सही से पढ़ो, आई डोंट माइंड वेटिंग व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट द ओपिनियन अबाउट द टेस्ट, देयर वी जनरली यूज जेरेंड। वहां पर हम जेरेंड यूज करते हैं। ठीक है ना, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।